स्नातकोत्तरोत्तरार्ध सप्तम प्रश्नपत्र संस्कृत काव्यशास्त्र के अंतर्गत आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के द्वितीयोल्लास में तात्पर्यार्थोपि केषुचित् इस सूत्र की व्याख्या के प्रसंग में हमने अभिहितान्वयवाद को समझा और अभिहितान्वयवाद को समझने के पश्चात दूसरा इसका जो विलोम मत है, इसका जो विरोधी मत है अभिहितान्वयवाद का, वह मत है अन्विताभिधानवाद। और अब उसी अन्विताभिधानवाद को समझना है। अभिहितान्वयवाद यह सिद्धांत, यह वाद किसका था? यह मीमांसकों का था, कुमारिल भट्ट और उनके अनुयायियों का था। इसके विपरीत जो सिद्धांत है अन्विताभिधानवाद, वह किसका सिद्धांत है? उसको मानने वाले कौन हैं या उसके प्रवर्तक उस सिद्धांत के कौन हैं? तो मीमांसकों में ही एक प्रभाकर मिश्र नाम के मीमांसक हुए हैं। वे प्रभाकर मिश्र इस अन्विताभिधानवाद नामक सिद्धांत के समर्थक और कहना चाहिए प्रवर्तक हैं, जो कि अभिहितान्वयवाद नामक सिद्धांत के विरोध में या उसके विपरीत खड़ा हुआ एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो प्रभाकर मिश्र हैं और उनके जो अनुयायी शालिकनाथ मिश्र आदि हैं, इनका कहना है कि पहले केवल पदार्थ अभिधा शक्ति से बोधित होते हैं और तत्पश्चात उन पदार्थों का आकांक्षा आदि के द्वारा अन्वय होता है और अन्वय हो जाने के पश्चात फिर वक्ता के तात्पर्य के अनुसार उन अन्वित पदार्थों का एक सम्मिलित अर्थ भासित होता है, जिसको कि वाक्यार्थ कहते हैं अथवा जिसको तात्पर्यार्थ कहते हैं। यह जो अभिहितान्वयवादियों ने कहा था, इस अभिहितान्वयवादियों के सिद्धांत से ये प्रभाकर मिश्र आदि सहमत नहीं हैं और इनका ये कहना है, प्रभाकर मिश्र आदि अन्विताभिधानवादियों का ये कहना है कि पहले से अन्वित पदार्थों का ही बोध अभिधा शक्ति से होता है। अभिहितान्वयवाद का कहना था कि अनन्वित पदार्थों का, अनन्वित माने जो अन्वित न हो, जो परस्पर संबद्ध न हो, अनन्वित पदार्थों का बोध अभिधा शक्ति के द्वारा होता है। यानी मात्र पदार्थों का बोध अभिधा शक्ति के द्वारा होता है। जब अभिधा शक्ति के द्वारा पदार्थों का बोध होता है, तब तक उन पदार्थों का परस्पर अन्वय आदि नहीं हुआ करता है, नहीं हुआ रहता है। पदार्थों का अभिधा शक्ति से बोध होता है तो केवल पदार्थ मात्र का बोध होता है और पदार्थों का बोध होने के पश्चात फिर उन पदार्थों का अन्वय होता है अभिहितान्वयवाद के अनुसार। तो लेकिन अन्विताभिधानवाद के अनुसार अन्वित पदार्थों का ही बोध अभिधा शक्ति करवाती है। ऐसा है ही नहीं कि अभिधा शक्ति पहले केवल पदार्थों का बोध करवा दे। ऐसे पदार्थों का बोध जिन पदार्थों का परस्पर कोई एक दूसरे से संपर्क ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, ऐसे पदार्थों का बोध अभिधा शक्ति नहीं करवाती है, बल्कि अभिधा शक्ति तो अन्वित पदार्थों के ही अर्थ का बोध करवाती है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या है? अन्विताभिधानवाद। अन्विताभिधानवाद के अर्थ पर गौर करें आप लोग। अन्वितों का अभिधान होता है ऐसा वाद, अन्विताभिधानवाद। अन्वित अभिधान को बताने वाला वाद, अन्वित अभिधान को मानने वाला वाद यानी सिद्धांत। अन्वित अभिधान माने अन्वितों का अभिधान। अन्वितों का अभिधान माने जिनका अन्वय हो चुका है पहले से, ऐसे पदार्थों का, यानी ऐसे पदार्थ जो पहले से अन्वित हैं, अनन्वित नहीं है, असंबद्ध नहीं है, बल्कि जो पदार्थ पहले से संबद्ध हैं एक दूसरे से, परस्पर संबद्ध पदार्थों का ही, परस्पर अन्वित या परस्पर संबद्ध पदार्थों का ही अभिधान यानी अर्थबोध यह हुआ करता है अभिधा शक्ति के द्वारा। ऐसा मानने के कारण से अन्वितानां पदार्थानां अभिधानं भवति इति वादः अन्विताभिधानवादः। ऐसा इसकी व्युत्पत्ति हम अन्विताभिधानवाद शब्द की कर सकते हैं।
अब इस अन्विताभिधानवाद नामक मत में पदार्थों का अन्वय पूर्व से ही सिद्ध होने के कारण उस अन्वय को कराने के लिए तात्पर्याख्या शक्ति या तात्पर्य नाम की किसी शक्ति की आवश्यकता तो होती नहीं है, केवल अभिधा शक्ति ही पर्याप्त है। अभिधा शक्ति ही अन्वित पदार्थों का बोध करवा देगी, और वो जो अन्वित पदार्थों का अर्थबोध है वही वाक्यार्थ बोध है। इसलिए अभिधा शक्ति से ही वाक्यार्थ का बोध होता है। अभिधा शक्ति से ही वाक्यार्थ का बोध होता है, तो वाक्यार्थ का बोध करवाने के लिए किसी और शक्ति, किसी विलक्षण शक्ति, किसी चौथी शक्ति की आवश्यकता, तात्पर्य नाम की शक्ति की आवश्यकता नहीं है। ये प्रभाकर मिश्र आदि का मत है। प्रभाकर मिश्र अपने इस मत के समर्थन के लिए यह युक्ति देते हैं कि पदों से जो पदार्थों की प्रतीति होती है वह संकेत ग्रह के बाद ही होती है, और उस संकेत का ग्रहण व्यवहार से होता है। शब्दों के संकेत का जो ग्रहण होता है वह व्यवहार से होता है। जैसे व्यवहार से कैसे संकेत ग्रह होता है, व्यवहार से कैसे हम किसी शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं, इसको समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। कोई छोटा बालक है, उसको यह ज्ञान नहीं है कि किस शब्द का अर्थ क्या है, तो वह छोटा बालक अपने किसी बड़े यानी पिता या दादा इत्यादि के द्वारा किसी नौकर आदि को लक्ष्य करके बोले गए वाक्य को सुनता है। मान लीजिए पिता जो है वह सेवक को आवाज़ लगाते हुए कह रहे हैं कि भाई गाम आनय, गाय को लाओ। अब बालक न तो गाम पद का अर्थ समझता है, न आनय पद का अर्थ जानता है। दोनों ही अर्थों का ज्ञान इसे नहीं है। लेकिन जब वह सेवक के द्वारा पिता के इस वाक्य को सुन करके, पहले तो सुनता है गाम आनय, और पिता के द्वारा उच्चारित इस वाक्य गाम आनय को सुनने के पश्चात जब सेवक के व्यापार को देखता है, यानी सेवक के द्वारा एक गलकंबल युक्त शासनादिमान पदार्थ के आनयन के व्यापार को, आनयन की क्रिया को देखता है, यानी ऐसा जब देखता है कि किसी एक पदार्थ को उधर से इधर शिफ्ट किया जा रहा है, लाया जा रहा है, तो इससे उसके मन पर उस समष्टि वाक्य के समष्टिभूत अर्थ का एक संस्कार बनता है। यानी उस कंप्लीट वाक्य का एक कंप्लीट अर्थ जो है वह इसके मस्तिष्क में छप जाता है कि इस गाम आनय इस वाक्य का और ऐसा कुछ अर्थ है कि एक विशेष प्रकार के पशु को, पदार्थ को, पशु विशेष को और एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लाया जा रहा है, शायद ये इसका अर्थ है, ऐसा वो समझता है। तत्पश्चात वही पिता पुनः उस सेवक को आदेश देते हुए कहता है कि गाम नय अश्वम आनय, कि अरे भाई इस गाय को तो ले जाओ और अश्वम आनय, अश्व को ले आओ। अब यह बालक देखता है कि ये गाम आनय था पहले तो, अब गाम नय ऐसा कुछ बोला जा रहा है, और अश्वम आनय, इसमें आनय तो उसने पहले सुना था, अश्वम नहीं सुना था, अब इसमें अश्वम एक जुड़ गया। और इस तरह बालक जब इस वाक्य को सुनता है और सेवक को तदनुसार क्रिया करते देखता है कि सेवक उस पहले वाले पदार्थ को तो ले जा रहा है, गो पदार्थ को तो ले जा रहा है, शासनादिमान पिंड को तो लेकर के जा रहा है, और एक दूसरे पशु विशेष को लेकर के आ रहा है। इस प्रकार पौनः पुण्येन जब ये इस प्रकार के व्यवहार को बालक देखता है, सुनता है, अनेक बार के व्यवहार को देखकर बालक धीरे धीरे ये गाम, आनय, अश्वम, नय, इन शब्दों के अलग अलग अर्थ को समझने लगता है। पहले उसने जब अर्थ समझा था तो इनका समन्वित अर्थ ही उसने समझा था, बाद में बार बार का जो ये व्यवहार है, इस व्यवहार से यह शब्दों के अलग अलग अर्थ को कल्पना कर लेता है कि यहाँ इस शब्द का यह अर्थ होना चाहिए, इसका यह अर्थ होना चाहिए। इस प्रकार व्यवहार से संकेत ग्रह होता है, और यह संकेत ग्रह माने किसी अर्थ का ज्ञान जो होता है यह व्यवहार से होता है, और यह संकेत ग्रह जो होता है यह केवल पदार्थ में नहीं होता है, केवल शब्द के अर्थ में नहीं होता है, अपितु
किसी के साथ अन्वित पदार्थ में ही होता है, यानी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अन्वित होकर के ही संकेत ग्रह के रूप में भासित होता है किसी बालक के मन में। इसलिए जब केवल अनन्वित पदार्थ में संकेत ग्रह नहीं होता है, बल्कि अन्वित पदार्थों में ही संकेत ग्रह होता है, अनन्वित पदार्थ में नहीं होता है, तो फिर केवल अनन्वित पदार्थ की उपस्थिति भी नहीं हो सकती है। अतएव अन्वित का ही अभिधान अर्थात अभिधा से बोधन होने के कारण अन्विताभिधान ही मानना उचित है, अभिहितान्वय का मानना उचित नहीं है, ऐसा प्रभाकर के सिद्धांत का सार है। और इसी सिद्धांत को समझाने के लिए एक छोटा सा वाक्य तात्पर्यार्थोपि केषुचित इस सूत्र की वृत्ति के अंत में मम्मट ने लिख दिया है, और वह अन्विताभिधानवाद को समझाने वाला संक्षिप्त वाक्य इतना सा है कि वाच्य एव वाक्यार्थः इति अन्विताभिधानवादिनः। इति अन्विताभिधानवादिनः मन ऐसा अन्विताभिधानवादियों का कहना है, ऐसा अन्विताभिधानवादी मानते हैं। क्या मानते हैं? कि वाच्य एव वाक्यार्थः, वाच्य ही वाक्यार्थ होता है। वाक्यार्थ जो होता है वह वाच्य ही होता है, वाच्य के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। यानी जो वाक्य का अर्थ है, पूरे वाक्य का अर्थ है पदार्थों के संसर्ग रूप, पदार्थ संसर्ग रूप जो वाक्यार्थ है, अन्वित पदार्थों के रूप में जो वाक्यार्थ हमें भासित होता है, वह वाक्यार्थ वाच्य ही है। वाच्य ही है माने अभिधा के द्वारा बोधित ही होता है। वाच्य कहते हैं अभिधा शक्ति से द्वारा जिसका ज्ञान होता है उसे वाच्य कह दो, वाच्यार्थ कह दो, एक ही बात है। यानी वाक्यार्थ जो है वह वाच्य ही है, यानी वाक्यार्थ जो है वह वाच्यार्थ ही है, यानी वाक्यार्थ जो है वह अभिधा शक्ति के द्वारा ही प्रकट होता है। वाक्यार्थ की प्रतीति अभिधा शक्ति से ही होती है। ऐसा नहीं है कि अभिधा शक्ति से तो केवल पदार्थों का बोध होता हो और उन पदार्थों का फिर आकांक्षा आदि के द्वारा अन्वय होता हो, और अन्वय होने के पश्चात फिर वक्ता के तात्पर्य के अनुसार उन पदार्थों से एक अन्वित, एक समन्वित अर्थ की प्रतीति होती हो जिसे तात्पर्यार्थ कहा जाता हो। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अभिधा शक्ति के द्वारा सीधे अन्वित अर्थ का ही, पूरे वाक्य के अर्थ का ही बोध हुआ करता है। यह में अन्विताभिधानवाद नाम का जो सिद्धांत है उसका निरूपण हुआ। और आज की कक्षा में इतना ही।